हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अचीवर एज पे। इन टुडे सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू आवर एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ टुडे। सो पहले हम इंपॉर्टेंट डेज कवर करेंगे, फिर जो और भी सेक्शंस है न्यूज़ के वो भी हम कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली न्यूज़ है, नेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व किया गया 25 मई को। 25 मई को नेशनल राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रन डे मनाया गया। मिसिंग चिल्ड्रन समझ रहे होंगे, जो बच्चे खो जाते हैं। ठीक है ना, जो बच्चे खो जाते हैं उन्हें अगर बात करें मतलब उनके अवेयरनेस के लिए एक तरीके से ये डे मनाया गया। तो इंटरनेट और अगर बात करें 25 मई को ही अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मिसिंग डे मनाया जाता है। कई बार हम देख रहे होते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल डे अलग अलग पड़ रहे होते हैं सेम थीम से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर हम यूथ डे की बात कर लें, यूथ डे जो है वो नेशनल लेवल पे 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो सेम थीम से रिलेटेड भी अगर बात करें जो डे हैं वो अलग अलग पड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे थीम के मिसिंग चिल्ड्रन डे ये टॉपिक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करें, नेशनल और इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे एक ही डे में मनाया गया 25 में। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो नेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे हैज बीन कमेमोरेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑन 25th May since 1983 when it was proclaimed by President Ronald रीएगन। तो अगर बात करें इसे नेशनल लेवल पे जो रिकॉग्नाइज किया था, यूएस ने पहले किया था, फिर अगर बात करें और भी कंट्री से एज ए नेशनल डे के नेशनल डे के रूप में ऑब्जर्व करने लगे। It fall on the same day as the International Missing Children Day, which was established in 2001। तो सबसे पहले जो मिसिंग चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व किया था वो यूनाइटेड स्टेट ने किया था 25 मई 1983 में। फिर इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया वो 2001 में किया गया। ठीक है। देन अगर हम बात करें द 2021 नेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे पोस्टर कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, कि 2021 का जो नेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे का पोस्टर बनाया है उसकी जो विनर है वो हीडी जेमेना प्रेज वेलेटा है। ठीक है ना, हीडी जेमेना प्रेज वेलेटा फ्रॉम सनी साइड एलिमेंट्री स्कूल इन डॉज सिटी कैंसास। तो अगर बात करें, इन्होंने एक पोस्टर बनाया है जिस पोस्टर में अगर बात करें मिसिंग चिल्ड्रन को लेके एक उन्होंने एक पोस्टर बनाया, हीडी जेमेना पेरेज ने। वो पोस्टर में है क्या? हीडी पोस्टर रिप्रेजेंट द थीम ब्रिंगिंग आर मिसिंग चिल्ड्रन होम। तो थीम क्या रखी है उन्होंने? ब्रिंगिंग आर मिसिंग चिल्ड्रन होम। तो जो बच्चे खो जाते हैं ऑब्वियसली बात है, उन्हें ढूंढा जाता है, उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाती है कि भाई वो भटके नहीं, वो अगर बात करें किसी भी गलत हाथों में ना पड़े। ठीक है, तो उन्हें कोशिश की जाती है कि उन्हें वापस लाया जाए, और इन्होंने अपना जो पोस्टर बनाया उसकी थीम रखी ब्रिंगिंग आर चिल्ड्रन होम थ्रू हर कलरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू हैंड फॉर्मिंग अ हार्ट। तो दो हाथ से हम जैसे हार्ट बना रहे होते हैं उस तरीके का इनका पोस्टर है। तो पोस्टर आप देख लेना, आप गूगल करोगे तो आपको हीडी पोस्टर आपको मिल जाएगा जिस जहां पर उन्होंने इस तरीके का बनाया हुआ है थीम। क्लियर है? मिसिंग चिल्ड्रन डे वाज अ सेरेमनी honoring the heroic exemplary effort of agency organization and individual to protect children। तो ये जो डे ऑब्जर्व किया जाता है ये उन इंस्टीट्यूशन उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है जो खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थी अगर बात करें नेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे और इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। पोस्टर से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन की किसे पोस्टर कौन विनर रहा है इस नेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे के पोस्टर का, और क्या पोस्टर की थीम है, और किस तरीके का वो पोस्टर बना हुआ है। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। देन नेशनल न्यूज बात कर लेते हैं। नेशनल न्यूज में अगर हम बात करें, अभी हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जो हमारे हर्षवर्धन जी, उन्होंने 74th हेल्थ असेंबली अटेंड करी। तो 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, वर्चुअल असेंबली हुई थी, और इसे अटेंड किया गया। जनरली ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी इसमें वही ग्लोबल लेवल पे जो कोविड 19 का पेंडेमिक फैला हुआ है उससे रिगार्डिंग ही अगर बात करें यहाँ पे बात की गई। तो आज ये जान लेते हैं क्या की हाईलाइट्स रही हैं इस मीटिंग की। तो ये आपको पता होना चाहिए जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, और उन्होंने अभी हाल ही में 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग अटेंड करी। तो पहला क्वेश्चन तो इसी से बन जाएगा। फिर दूसरा, जो डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, डॉक्टर टेड्रोस एडनम, इनका नाम तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, डॉक्टर टेड्रोस, क्योंकि पिछले 2-3 साल से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी न्यूज में है, क्योंकि और स्टेप भी ले रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसे पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए।
डॉक्टर टेड्रोस वॉज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। तो डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टेड्रोस एडनम, वो भी अगर हम बात करें इस अगर बात करें ओकेजन मीटिंग में थे, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए अच्छे से, और ये नाम अच्छे से पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन नोटेड दैट बोर्ड कॉल्ड अ फर्दर एफर्ट टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन थ्रू द कोवैक्स फैसिलिटी एंड एनकरेज डब्ल्यूएचओ to work closely with World Organization for Animal Health and Food and Agriculture Organization to identify zoonotic source of the virus। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे अगर बात करें, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को मिल के कार्य करना चाहिए और पता करना चाहिए कि एक्चुअल सोर्स कहाँ से आया है ये वायरस का। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग अनुमान ही लगा रहे हैं कि बैट से आया है, कि बायोलॉजिकल वेपन है, कि क्या है, लेकिन किसी को भी अभी तक कोई पुख्ता सबूत या प्रूफ नहीं है कि इस कोरोना वायरस का एक्चुअल सोर्स कहाँ से है। ठीक है ना? तो वही बात है, उसके एक्चुअल सोर्स को जानते हुए जानने के लिए उन्होंने ही अपनी बात रखी। तो आपसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन 2 पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अगर हम देखें तो 194 मेंबर्स हैं। ये पता होना चाहिए, 194 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर्स हैं। इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट हेल्थ पॉलिसी सेटिंग बॉडी है एंड इज कंपोज ऑफ हेल्थ मिनिस्टर फ्रॉम मेंबर स्टेट। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक बॉडी है जहां पे अगर बात करें, जितनी भी जो कंट्री मेंबर्स हैं उनके जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो इसमें जुड़े हुए होते हैं। ग्लोबल लेवल पे जो हेल्थ इशू होते हैं उनसे रिगार्डिंग ये कार्य कर रहे होते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। देन अगर बात कर लें, झारखंड बिकम द फर्स्ट रैंक फॉर इम्प्लीमेंट स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम। तो झारखंड पहला राज्य बना है जिसने एक मिशन चल रहा था स्मार्ट सिटी मिशन, उसे कंप्लीट किया। ठीक है ना? अपने यहाँ लागू किया। तो अगर बात करें, आप लोगों ने सुना होगा स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। ये झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। ठीक है, झारखंड के सीएम का नाम क्या है? हेमंत सोरेन। तो एक मिशन चल रहा था स्मार्ट सिटी मिशन। ये मिशन 2015 में आया था। तो जनरली अगर बात करें, जो अर्बन एरियाज हैं उन्हें और ज्यादा हाईटेक या अर्बनाइजेशन पूरी तरीके से वहाँ पे जो एक स्मार्ट सिटी में फैसिलिटी होनी चाहिए, सारी की सारी फाइनेंशियल जो भी एप्लीकेशन होनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल वहाँ एटीएम होने चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, या अगर बात करें टेक्नोलॉजी से पूरा अगर बात करें सिक्योर होना चाहिए, उस तरीके की एक स्मार्ट सिटी का जो ड्रीम होता है वो होना चाहिए। तो वो जो स्मार्ट सिटी है वो हेमंत सोरेन ने अपने राज्य झारखंड में वहां पे कंप्लीट कर लिया। झारखंड में जो रांची है, जो झारखंड की कैपिटल है, उसे ये अवार्ड दिया गया एक तरीके से। तो आइए इस न्यूज को थोड़ा जान लेते हैं। तो Jharkhand has claimed the first position in the recent ranking released by the Union Minister of Housing and Urban Affairs। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने रैंकिंग रिलीज करी है स्मार्ट सिटी मिशन की, और जिसमें झारखंड को पहली पोजीशन दी गई है। ये पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये किस मंत्रालय के अंदर आ रहा है स्मार्ट सिटी मिशन? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो अलग अलग मंत्रालय के अंदर होती हैं। तो जो ये स्कीम है स्मार्ट सिटी मिशन, ये जनरली वही बात है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड ही है। ठीक है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम रनिंग इन डिफरेंट 100 सिटीज ऑफ द कंट्रीज, 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो अगर बात करें, कम से कम 100 स्मार्ट सिटीज बनानी है टोटल ऑल ओवर द 36 स्टेट्स में। At the same time, Jharkhand capital Ranchi has been risen to 12th position in terms of progress of the ongoing mission plan in 100 cities। तो अगर बात करें, एक्चुअली यहाँ पे झारखंड को जो अवार्ड दिया गया है या टॉप पे आया है, ये इन द टर्म्स ऑफ स्टेट, कि कौन सा स्टेट अपने यहाँ स्मार्ट सिटी मिशन के जो कार्य हैं उनके जो वर्क है उसको प्रोग्रेस में लेते हुए वहां पे ये अवार्ड दिया गया है स्टेट को। और जो रांची है वो 12th पोजीशन में, 100 सिटीज जो स्मार्ट सिटीज है उसमें अगर बात करें 12th पोजीशन पर है। ऑन द अदर हैंड दिल्ली इज एट नंबर 11 इन द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और दिल्ली अगर बात करें 11 नंबर पे है, बिहार 27वें नंबर पे है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज एट 41 एंड बिहार कैपिटल पटना, जो पटना है वो 68 पोजीशन है इन द लिस्ट ऑफ सिटीज। तो सिटीज की लिस्ट में अगर हम बात करें, बिहार 68 पोजीशन पर है, रांची 12th पोजीशन पे है। आपको जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टॉप किसने किया इन द स्टेट, तो झारखंड ने किया है। ठीक है।
द अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इन्फॉर्म थ्रू द, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में इन्फॉर्म किया। तो आई होप क्लियर होगा। बाकी अगर बात कर लें, झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन है। और गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो आई होप क्लियर होगा। तो जो भी अगर बात करें क्वेश्चन बनेंगे, यही बनेंगे कि झारखंड को भी स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है एक टीसीएस कोड विटा। टीसीएस कोड विटा एक प्लेटफॉर्म है जो, अगर बात करें, जिसने ऑर्गेनाइज किया था गेमिंग प्रोग्रामिंग कंपटीशन। जनरली ये टाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का एक यूनिट है, टीसीएस कोड विटा, जिसने अगर बात करें एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है ना, किसका मतलब, जो प्रोग्रामिंग गेमिंग प्रोग्रामिंग का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें ऑल ओवर द, अगर बात करें, वर्ल्ड से बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने या स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये टीसीएस कोड विटा ने, अगर बात करें, गिनीज टाइटल वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्रामिंग कंपटीशन ये बन गया। ठीक है ना, यानी बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट टीसीएस कोड विटा has won a Guinness World Record title for the world largest computer programming. The ninth season of the TCS Code Vita has a won Guinness World Record title as the world largest computer programming competition with 1,36054 participants from 34 countries. तो 34 कंट्रीज ने इस TCS Code Vita में पार्टिसिपेट किया था। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपटीशन था। ठीक है ना, तो इसमें इन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि काफी 34 कंट्रीज से इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस चीज का रिकॉर्ड बनाया है टीसीएस कोड विटा ने। आई होप क्लियर होगा। द 2021 टीसीएस कोड विटा कंपटीशन इनवाइटेड कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू पिट देयर प्रोग्रामिंग स्किल्स अगेंस्ट ईच अदर टू बी रैंक्ड अमंग द टॉप स्टूडेंट प्रोग्रामर ग्लोबली। तो जनरली अगर बात करें, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये कंपटीशन था, और जो टीसीएस कोड विटा ने कंडक्ट कराया, और इसने नाम जो दर्ज कराया गिनीज वर्ल्ड बुक में, वो इस वजह से कराया कि इसमें बहुत सारे लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड से पार्टिसिपेट किया। क्लियर होगा आई थिंक। बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की न्यूज से। तो अभी हाल ही में बीबीबी, ट्रिपल बी बोर्ड, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने रिकमेंड किया है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई, एस एल जैन है, ईडी जैन लिखा है, ईडी नहीं, एस एल जैन है। एस एल जैन को एमडी और सीईओ इंडियन बैंक का। तो यहाँ पे अगर बात करें, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है, जो भारत में जितने भी जो बैंक्स हैं उनके एमडी और सीईओ को अपॉइंट करता है। तो अभी हाल ही में इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, नए सीईओ बने हैं इसके, एस एल जैन। एस एल जैन इज द न्यू सीईओ ऑफ इंडियन बैंक, और द टर्म ऑफ इनक्यूम्बेंट एमडी ऑफ द चेन्नई बेस्ड लेंडर पद्माजा चंद्रू वुड सुपर एन्यूट लेटर दिस मंथ। तो अगर बात करें, पहले इसके जो एमडी थे वो पद्माजा चंद्रू थे, अब नहीं है। अब मतलब वही बात है कि अगर बात करें, अब जो इनकी जगह पे आएंगे, कौन आएंगे, एसएल जैन आएंगे। तो नाम इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ किसे अपॉइंट किया गया, एसएल जैन को। ऐसे हमें हर एक बैंक के एमडी और सीईओ को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, बट जो बैंक के एमडी और सीईओ न्यूज में रहते हैं, उनसे हमसे पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। The Bureau invited 9 candidates from various public sector banks on 24th May for the forthcoming vacancy of the Managing Director and Chief Executive Officer. तो अगर बात करें, 9 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया गया था, बट सिलेक्शन एसएल जैन का हुआ। ठीक है, बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में है। और बोला भी जाता है कि इंडियन से जो भी बैंक स्टार्ट होते हैं इंडियन नेम से, वो उनके हेडक्वार्टर चेन्नई में होते हैं। तो इंडियन से दो ही बैंक स्टार्ट होते हैं, एक इंडियन बैंक है और एक इंडियन ओवरसीज बैंक है। एक और बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का भी जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, चेन्नई में है। ठीक है, और बात करें टैगलाइन की, योर ओन बैंक बैंकिंग डेट ट्वाइस एज गुड। तो मतलब दो टैगलाइन है, एक है योर ओन बैंक, दूसरी है बैंकिंग डेट ट्वाइस एज गुड। तो आपको दोनों याद करनी पड़ेगी, पेपर में पूछी जा सकती है कोई एक। ठीक है ना, योर ओन बैंक या बैंकिंग डेट ट्वाइस एज गुड।
बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। तो अभी हाल ही में अगर बात करें, आईसीसीआर ने ऑनर किया अन्नपूर्णा अवार्ड फॉर इंडियन रेस्टोरेंट अब्रॉड। तो जो इंडियन रेस्टोरेंट अब्रॉड में है, उन्हें आईसीसीआर ने अगर बात करें अन्नपूर्णा अवार्ड दिया। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, ठीक है ना। लंदन में है, चाइना में है, यूएस में है, ठीक है, यूरोप की बहुत सारी और भी कंट्रीज में। तो वहां पे अगर बात करें, उन इंडियन रेस्टोरेंट को आईसीसीआर ने अवार्ड दिया अन्नपूर्णा अवार्ड। अब जान लेते हैं आईसीसीआर क्या है। आईसीसीआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन is likely to institute Annapurna Award for Indian restaurant abroad that attract the highest footfall of local non-NRI people। तो वही बात है कि जो नॉन एनआरआई पीपल हैं, यानी वही जो वहाँ के अब्रॉड के लोग हैं, उन्हें काफी ज्यादा उन रेस्टोरेंट ने क्या किया, अट्रैक्ट किया अपने काम से। तो आईसीसीआर ने अन्नपूर्णा अवार्ड दिया है जो रेस्टोरेंट अब्रॉड के हैं। तो आईसीसीआर के जो प्रेसिडेंट है विनय शासर बुधे रिसेंटली मेड द अनाउंसमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ फोर्थ दीनदयाल उपाध्याय मेमोरी इंटरनेशनल ओरेशन। तो अभी फोर्थ दीनदयाल उपाध्याय मेमोरी इंटरनेशनल ओरिएंटेशन था, जहां पर उन्होंने ये अगर बात करें अनाउंस किया। इट सेड noting that Chicago-based food historian Colin Taylor Sane also spoke on Indian culinary culture at Soft Power। तो वही बात है कि इंडियन फूड की काफी और उनके कल्चर की काफी ज्यादा तारीफ की है वहाँ की। अगर बात करें जो अगर बात करें जो फूड हिस्टोरियन है कॉलिन टेलर ने। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया का जो फूड है वो काफी ज्यादा, अगर बात करें, रिलीजियस या कल्चर से जुड़ा होता है। और हर एक कल्चर से आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल मिल रही होती हैं, अलग तरीके की वैरायटी मिल रही होती है। एक तरीके की फूड भी एक तरीके का क्या है, आर्ट है, एक कला है, ठीक है ना। और उस आर्ट को वहां पे रिकॉग्निशन दिया गया आईसीसीआर ने। आई होप क्लियर होगा। बाकी अगर हम बात करें, अगली न्यूज है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है रुडुल्फ स्किंडलर अवार्ड। रुडुल्फ स्किंडलर अवार्ड ये भी एक इंटरनेशनल अवार्ड है। आइए इस अवार्ड के बारे में जानते हैं और डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पद्म भूषण अवार्डी डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, हु इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ एआईजी हॉस्पिटल, has won the highest honor of the American Society of Gastrointestinal Endoscopy। तो अमेरिका का सबसे अगर बात करें हाईएस्ट ऑनर ऑनर ऑर्गेनाइजेशन है, हैज वॉन द हाईएस्ट ऑनर, ठीक है, हाईएस्ट ऑनर दिया गया किसके द्वारा, अमेरिकन सोसाइटी फॉर गैस्ट्रो इंटेंशनल एंडोस्कोपी द्वारा। और वो ऑनर क्या है, द रडल्फ वी स्किंडलर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है वो गैस्ट्रो इंटेंशनल एंडोस्कोपी से रिलेटेड है। Dr. D. Nageshwar Reddy has received the Rudolph V. Schindler Award in the annual Crystal Award of American Society of Gastrointestinal Endoscopy, one of the apex body of GI endoscopy। तो जनरली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी से रिलेटेड ये अवार्ड दिया गया है। और ये किसे मिला है, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है, जो चेयरमैन है एआईजी हॉस्पिटल के। बाकी अगर बात करें नेम, और ये जो अवार्ड रखा गया है डॉक्टर रडल्फ वी स्किंडलर, ये किसके नाम पे रखा गया, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी। तो रडल्फ वी स्किंडलर फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी कहलाते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी के जो जनक हैं वो रडल्फ वी स्किंडलर कहलाते हैं। और उन्हीं के नाम पे अगर बात करें, ये अवार्ड इस ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी। आई होप क्लियर होगा इस अवार्ड के बारे में भी। और किसे मिला है, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। देन अगर हम बात कर लेते हैं एमओयू और एग्रीमेंट से रिलेटेड न्यूज को। तो अभी हाल ही में एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एमओयू साइन किया तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ। क्या एमओयू साइन किया है, ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने जो एमओयू साइन किया है, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आपको पता ही होगा कि जो पुअर पीपल हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइंस के जो पर्सन हैं, उन्हें उनका गवर्नमेंट क्या कर रही है, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, उन्हें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो अभी अगर बात करें, ये स्कीम जो है तेलंगाना में नहीं थी, या तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ नहीं यहाँ पे टाई अप किया था, लेकिन अब टाई अप कर लिया है इस स्कीम को लेके। जान लेते हैं इसके बारे में।
National Health Authority has signed an MOU with Telangana government for implementation of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in the state with immediate effect. तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसे हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं, और आप लोगों ने आयुष्मान भारत कहने से सुना होगा कि 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है पर पर्सन को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आता है, कि अगर साल में उनके साथ कोई भी घटना घटती है तो उनका 5 लाख का क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा। द आयुष्मान भारत स्कीम हैज बीन इंटीग्रेटेड, इसे जोड़ दिया गया विद द एग्जिस्टिंग स्टेट स्कीम आरोग्य सारी एंड द एंड दिस कन्वर्ज स्कीम इज बीइंग कॉल्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य आरोग्य सारी। तो इसका पूरा नाम रख दिया गया है आरोग्य सारी। तो आरोग्य सारी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, यानी तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है। वहां की तेलंगाना गवर्नमेंट ने आरोग्य सारी की स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत वो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें अगर हम बात करें, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें साल का 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, कि अगर उनकी फैमिली के साथ कुछ भी हो जाएगा तो उन्हें 2 लाख का क्या दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा आरोग्य सारी के अंतर्गत। ठीक है। अब वही बात है कि आयुष्मान भारत भी इसमें ऐड हो गया है, तो पहले 2 लाख का तो मिलता ही था, 5 लाख का और मिलेगा। तो टोटल अगर बात करें सेंट्रल की स्कीम को मिला के और स्टेट की स्कीम को मिला के 7 लाख का वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें मिल सकता है। तो क्या नाम रख दिया गया, आई होप क्लियर होगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य आरोग्य सारी योजना। NHA will provide several auxiliary support to state health agency including related to fraud and abuse control। तो ये जनरली इसके बारे में थोड़ा बताया, तो आई होप इतनी बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है। तेलंगाना के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना की गवर्नर है तमिली साई सौंदरजन, तमिली साई सौंदरजन। अबाउट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के बारे में थोड़े की पॉइंट जान लेते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू प्रोवाइड फ्री एसेट टू हेल्थ केयर फॉर 50 करोड़ पीपल इन द कंट्री। तो ये 50 करोड़ लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। जनरली इसके अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन और हेल्थ रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य कर रहे होते हैं वो आ जाते हैं। पीपल यूजिंग द प्रोग्राम एज देयर ओन प्राइमरी केयर सर्विस फ्रॉम अ फैमिली डॉक्टर। और ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी 30 सितंबर 2018, तो ये स्कीम की डेट इंपॉर्टेंट है, 30 सितंबर 2018 में ये स्कीम को सबसे पहले लॉन्च किया गया था। और ये जो लॉन्च हुई थी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। ये स्कीम इसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये स्कीम आती है। बात कर लेते हैं रैंकिंग एंड इंडिसेस की। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स ने एक हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट निकाली है। ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा पैसा किसे मिलता है, कौन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, कौन सा एथलीट सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। तो यूएफसी चैंपियन कॉनर मैकग्रॉगर टॉप पर है। अब शायद आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, शायद गर्ल्स तो बिल्कुल नहीं जानती होंगी, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर की अगर बात करें, ये एक फाइटर है एंड वी बॉयज लाइक फाइटर्स। तो वी नो अबाउट कॉनर मैकग्रेगर। ये बहुत बड़े फाइटर हैं, एमएमए फाइट करते हैं, ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइट करते हैं। तो कॉनर मैकग्रेगर की अगर बात करें, देख लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, Fourth list in the world highest paid athlete, the former Ultimate Fighting Champion. Ultimate UFC का फुल फॉर्म क्या है? Ultimate Fighting Championship and renowned mixed martial arts superstar कॉनर मैकग्रेगर। तो कॉनर मैकग्रेगर अगर बात करें, सबसे टॉप के मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर हैं, और इन्हें ये सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं जितने भी स्पोर्ट, यानी कोई क्रिकेटर भी इनके बराबर नहीं है, कोई टेनिस प्लेयर भी इनके बराबर नहीं है, कोई फुटबॉलर भी अभी इनके बराबर नहीं है, इतना पैसा कमाते हैं। यानी ये काफी ज्यादा बहुत पॉपुलर प्लेयर हैं कॉनर मैकग्रेगर। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन मैकग्रेगर है टॉप, पहली बार है कि मैकग्रेगर ने टॉप किया। बट वही बात है कि इतनी अपने आप को एस्टेब्लिश किया, या इतना उनके अगर बात करें, अपने आप को आगे ले गया कि वो टॉप पर हैं। तो ये जो है, अगर बात करें, उन्होंने बताया कि 2020 से लेके 1 मई 2020 से लेके 1 मई 2021 तक उन्होंने अगर बात करें, $180 मिलियन पैसे कमाए हैं। $180 मिलियन काफी पैसे होते हैं। फॉलोड बाय प्रोफेशनल फुटबॉलर। हाँ, अब हमारे जो फेवरेट फुटबॉलर हैं लियोनल मेसी जी,
वो सेकंड नंबर पे हैं, और हमारे जो दूसरे फेवरेट फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो थर्ड नंबर पे हैं। लियोनेल मेसी ने टोटल $130 मिलियन कमाए हैं पिछले साल, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने $120 मिलियन कमाए, एंड वो तीसरी प्लेस पे हैं। और टोटल अगर बात करें टॉप 10 हाईएस्ट पेड एथलीट का जो टोटल अमाउंट है $1.05 बिलियन है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई, बुक टाइटल इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट, ऑथर्ड बाय इंडियन डिप्लोमेट शिव शंकर मेनन। तो ये जो है, ये बुक्स एंड ऑथर, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता ही है बुक्स एंड ऑथर के कॉलम से। तो हाल ही में एक बुक लिखी है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। ठीक है, इंडिया और एशिया की जियो पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बुक अच्छी है, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया और एशिया की जियो पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग, उसके पास्ट और प्रेजेंट से रिगार्डिंग बात की जा रही है। और किसने लिखी है? एक डिप्लोमेट ने लिखी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये उनके लिए बहुत एक उपयोगी बुक है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। ये बुक एक उनके सिलेबस से रिलेटेड भी होगी, और ऊपर से डिप्लोमेट ने लिखी है, शिव शंकर मेनन। ठीक है, तो जान लेते हैं। अ न्यू बुक टाइटल इंडिया एंड एशिया जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट व्हिच हैज बीन ऑथर्ड बाय इंडियन डिप्लोमेट शिव शंकर मेनन हैज बीन रिलीज। द बुक इज पब्लिश्ड बाय ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन। कौन पब्लिश कर रहा है? ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन पब्लिश कर रहा है। अब बुक की अगर बात कर लें, द बुक डिस्क्राइब द चेंजेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया foreign policy choices throughout its history, maps its present day challenges, and also analyze how India policies are likely to evolve in response to new challenges। तो वही बात है, उसकी हिस्ट्री, मैप, प्रेजेंट डे के फॉरेन पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन किया गया। ऑथर के बारे में बात करें तो प्रीवियसली शिव शंकर मेनन जो हैं, ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ही वॉज द फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं पीएम मनमोहन सिंह जी के। ठीक है, तो काफी बड़ी पोस्ट में रह चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अगर बात करें, जो आज अजीत डोवल जी हैं, जैसे हम अजीत डोवल जी को बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि आज हम न्यूज देख रहे हैं, समझ रहे हैं उनके कार्यों को, इसी तरीके के कार्य शिव शंकर मेनन भी कर चुके हैं। तो काफी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, और काफी अच्छी बुक लिखी है उन्होंने, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, और होगी भी। एनवायरमेंट से रिलेटेड एक न्यूज है, न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक डिस्कवर्ड फ्रॉम ट्यूटिकोरिन। ट्यूटिकोरिन एक जगह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक जगह है ट्यूटिकोरिन, और वहां पे एक नया स्पीसीज पाया गया, प्लेटीसेप जोसेफी। ये स्नेक है। ठीक है, एक एक सांप पाया है जो अलग ही प्रजाति का है, और उसका नाम रखा गया प्लेटीसेप जोसेफी। और ये कहाँ पाया गया? ट्यूटिकोरिन। ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु के अगर बात करें बिल्कुल ही एंड पे पड़ता है। A group of research have discovered a new species of rhesus snake named Platycep josephi from Tuticorin, Tamil Nadu, and the new species is named after late herpetologist नवीन जोसेफ। तो herpetologist उन्हें बोला जाता है जो स्टडी करते हैं रेप्टाइल्स की, जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो पानी में होते हैं जानवर, उनकी। ठीक है, जो रेप्टाइल और एम्फीबियंस होते हैं उनकी जो स्टडी करते हैं उन्हें हेर्पेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। और एक हेर्पेटोलॉजिस्ट थे नवीन जोसेफ, उनके नाम पर ही अगर बात करें ये स्नेक का नाम रखा गया, और इट इज पब्लिश इन वर्टिब्रेट जूलॉजी। ठीक है, प्लेटिसेप जोसेफी के बारे में जान लेते हैं। प्लेटिसेप जोसेफी कोल्यूब्रेड मीडियम साइज, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 951 mm है। इट कैन बी सीन इन द ओपन ग्रासलैंड विद रॉकी एंड स्क्रब हैबिटेट, ये देखा जा सकता है। It has distinct white bands on its body and irregular white spot on its head. It is a non-venomous terrestrial snake। तो नॉन वेनेमस से ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, तो नाम जरूर याद कर रख लेना, प्लेटिसेप जोसेफी, नवीन जोसेफ जी के नाम पे रखा गया है, जो हेर्पेटोलॉजिस्ट है, और ये ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में पाया गया। अब ऑर्बिटोरिस से रिलेटेड एक न्यूज है। इंडियन बॉक्सर, इंडियन बॉक्सिंग फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इंडियन बॉक्सिंग में अगर बात करें, जो इंडियन बॉक्सिंग में अगर बात करें, जो फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी जो कोच थे ओपी भारद्वाज, वो नहीं रहे। तो जिन्हें पहला द्रोणाचार्य कोच का अवार्ड दिया गया था बॉक्सिंग की फील्ड में, ओपी भारद्वाज, वो अब नहीं रहे। तो ओपी भारद्वाज जी के बारे में जान लेते हैं। इंडिया फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी कोच इन बॉक्सिंग। ठीक है ना, कोच इन बॉक्सिंग ओपी भारद्वाज नहीं रहे हैं। ये इनका देहांत 82 वर्ष की उम्र में हो गया। ओपी भारद्वाज जी के बारे में बात करें तो ओपी भारद्वाज
was India's national boxing coach from 1968 to 1989 and also served as national selector. He was the first chief instructor for the sport at the National Institute of Sport India in Patiala. Under Bhardwaj coaching stint, India boxer won medal at the Asian Games, the Commonwealth Games भी जीते हैं, साउथ एशियन गेम्स भी जीता है. ठीक है, अचीवमेंट की अगर बात करें, भारद्वाज also get best coach in Asia award around 1990s. Prakash Bhardwaj was award India highest awardee in the field of coaching of sport and athletics द द्रोणाचार्य अवार्ड इन 1985. तो इनसे यार काफी कुछ सीखने वाला है हमें और ये हमारे इंस्पिरेशन है. तो अब ये नहीं रहे हैं तो हम और हमारे पेपर से पूछा जा सकता है क्वेश्चन. काफी इंपॉर्टेंट है कि पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कोचिंग जो थे बॉक्सिंग के वो नहीं रहे, उनका नाम क्या था. तो ओपी भारद्वाज और 82 वर्ष की उम्र है, उनका देहांत हो गया. बाकी अगर बात करें उनके अचीवमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि उनके क्या कार्य रहे हैं जब उनके बारे में पढ़ रहे हैं. आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा. जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं. तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिएगा. हम आपके लिए और अच्छे अच्छे सेशन लेके आएंगे. ठीक है, जितना ज़्यादा आप सेशन को शेयर करोगे, लाइक करोगे, हम मोटिवेट होंगे. हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए अगर हम बात करें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आएंगे और आपकी प्रिपरेशन में अगर बात करें पूरा पूरा साथ देंगे. साथ अभी भी है लेकिन उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा करेंगे. ठीक है ना. तो आई होप आप हमें समझेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फिर हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में. थैंक यू.